प्राचीन पल्लव वंश, हौशाण समाधि। भोर होते ही एक युवक नीले वस्त्रों में समाधि स्थल की एक सूखी चट्टान पर पद्मासन में बैठा था। उसके हाथ मुद्रा बांधे हुए धीरे धीरे श्वास व्यायाम कर रहे थे। समाधि स्थल सूखे कब्रों से भरा पड़ा था, एक उदास दृश्य। युवक यहीं अभ्यास करता था। उसकी छोटी काया से उदासी और एकाकीपन की भावना प्रकट हो रही थी। मेरा ऊर्जा केंद्र पूरी तरह खाली है, जीवन शक्ति की कमी है और मैं अभी भी कुशल ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पा रहा। क्या मैं अर्जुन, वंश का पूर्व युवराज, साधारण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूं? लंबे समय बाद युवक ने आंखें खोली, अपने शरीर की जांच की और सहसा सांस ली। उसके चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। प्राचीन पल्लव वंश प्राचीन जंगलों में स्थापित हुआ था और हजारों वर्षों से टिका हुआ है। वहां अभ्यास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और बिना शक्ति के व्यक्ति साधारण जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। वह मूल रूप से वंश का युवराज था, लेकिन क्षतिग्रस्त ऊर्जा केंद्र और कुछ विशेष कारणों से उसे एक छोटे कब्र साफ करने वाले स्थान पर पदावनत कर दिया गया। कई वर्षों से अर्जुन हर क्षण अभ्यास के मार्ग पर चढ़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन चीजें योजनानुसार नहीं चलीं और कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे उसे कड़वाहट महसूस हुई। मां, आपका पुत्र अनाग्रहकारी है। मैं कुशल ऊर्जा का अभ्यास नहीं कर पा रहा। फिर आपकी प्रतिष्ठा वापस लाना या हमारा नाम साफ करना तो दूर की बात है। मैं अयोग्य हूं। अर्जुन सूखी चट्टान से उतरा, एक साधारण छोटी कब्र के पास आया, घुटनों पर बैठ गया, सिर झुकाया और गहरे दुख से कहा, वंश के युवराज के रूप में और उसकी मां साम्राज्य होने के कारण उसे असीमित प्रतिष्ठा का आनंद लेना चाहिए था। उसकी इस अवस्था तक गिरावट के पीछे निश्चित रूप से अन्य गुप्त कारण होंगे। घटना 3 वर्ष पूर्व स्वर्ग पूजा के एक भव्य साम्राज्यिक समारोह के दौरान घटी। सार्वभौमिक उत्सव के बीच मेरी मां अचानक रक्त की उल्टी करने लगी, जो वेदी पर गिर गई। स्वर्ग को बलि चढ़ाना एक गंभीर और सम्मानजनक समारोह है और स्त्रियों का रक्त सबसे बड़ा निषिद्ध है, क्योंकि यह वंश की रक्षा करने वाले पूर्वज देवताओं के प्रति अपमान माना जाता है। इस घटना ने बहुत हलचल मचा दी। सिविल और सैन्य अधिकारी दौड़कर रिपोर्ट करने लगे और सम्राट ने दबाव में आकर उसकी मां का साम्राज्य पद छीन लिया। वह भी इसमें फंस गया और दंडित हुआ। उसकी मां ने उसे जन्म देते समय सर्दी लग ली थी और बाद में महल में बीमार पड़ गई। उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ी और थोड़े समय बाद वह चल बसी। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि उसकी मां की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि उस दिन पूर्वी साम्राज्य पुजारिन ने उसे एक कटोरी सूप भेजा था, जिसमें एक गुण कीट था। निर्णायक क्षण में उसने एक गुप्त विधि से उसे नियंत्रित किया, जिससे उसकी मां रक्त की उल्टी करने लगी और वंश की समृद्धि को हानि पहुंचाने वाला कार्य किया। कहा जा सकता है कि उसके और उसकी मां की गिरावट के पीछे का मुख्य अपराधी यह दुष्ट स्त्री थी। अब जब उसकी मां मृत है, वह कब्र साफ करने वाले सेवक बन गया है और पूर्वी साम्राज्य स्वाभाविक रूप से साम्राज्य बन गई है। अर्जुन का उसके प्रति घृणा निश्चित रूप से वर्णन से परे है। अंत में अर्जुन ने धीरे से सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। यह घृणा उसके कंधों पर बहुत लंबे समय से थी और इसे उलटने का कोई मार्ग नहीं था। जैसे ही वह जाने को था, उसने अचानक एक अन्य मार्ग से कई लोगों को आते देखा। वे सभी सुंदर वस्त्रों में सजे थे और कुलीनता की छटा बिखेर रहे थे। वे वास्तव में राज परिवार के कई सदस्य थे। तो यह अर्जुन है। अर्जुन को देखते ही समूह ने विचित्र हंसी हंसी और उसे चिढ़ाया। अर्जुन साधारण सेवक के वस्त्रों में था, बहुत सरल, जो उनके वस्त्रों के ठीक विपरीत था। वह ऐसी चिढ़ाने वाली बातों से लंबे समय से सुन्न हो चुका था। निर्विकार होकर उसने झाड़ू उठाई और समाधि स्थल साफ करने लगा। अर्जुन, तुम तो बस कब्र साफ करने वाले सेवक हो। तुम अभी अभी कब्रें साफ करना शुरू कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने पहले ही पूर्वजों की उपेक्षा कर दी है? क्या तुम अपनी मां की तरह पूर्वजों का अपमान करने के अपराध में समाप्त होना चाहते हो? भीड़ के सामने एक लंबा आदमी साम्राज्यिक आभा वाला ठिठोली भरी हंसी हंसी। वह केवल 20 के दशक का था, लेकिन उसके पास ड्रैगन और टाइगर की गरिमा थी और उसके शरीर के चारों ओर राजसी आभा घूम रही थी। यहां तक कि राज परिवार के बच्चों में भी वह भीड़ से अलग दिखता था।
वह कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा राजकुमार ड्रैगन रॉय था, पूर्वी साम्राज्य का पुत्र और अब नया युवराज। इस व्यक्ति को देखते ही अर्जुन की स्पष्ट आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी। यदि दूसरा पक्ष उसकी मां का उल्लेख न करता तो ठीक था, लेकिन केवल उल्लेख मात्र से ही उसके क्रोध को भड़का दिया। यदि दूसरे पक्ष के गुट ने साजिश रची और हर कदम पर उसके और उसकी मां के विरुद्ध षड्यंत्र किया होता तो वह और उसकी मां ऐसी अवस्था में कैसे पहुंचते। हेलो, स्वर्ग का जाल विशाल है और हालांकि इसके जाल चौड़े हैं, कुछ भी इससे नहीं बचता। तुम्हारी और तुम्हारी मां द्वारा किए गए दुष्कर्म एक दिन प्रकट होंगे और तुम्हें वाजिब दंड मिलेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया और कहा, वास्तव में वह जन्म से कमजोर शरीर वाला नहीं था। बचपन में उसे उत्कृष्ट शारीरिक बनावट और प्रतिभाशाली संरचना पाई गई थी। हालांकि एक शिकार के दौरान सबसे बड़े राजकुमार ने गुप्त रूप से उसके द्वारा पाले गए एक राक्षसी प्राणी को निर्देश दिया कि उसके ऊर्जा केंद्र को नष्ट कर दे, जिससे वह अभ्यास न कर सके। इसलिए न केवल उसकी मां बल्कि सबसे बड़े राजकुमार के प्रति भी गहरी शिकायत थी। तुम्हें वाजिब दंड? अर्जुन, वर्षों से कब्र साफ करने के बाद भी लगता है तुम्हें वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। आज मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। ड्रैगन रॉय ने धीरे से ठिठोली भरी हंसी हंसी एक सेवक से कोड़ा लिया और कहा, एक सेवक के रूप में तुमने अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है। अब मैं तुम्हें दंड के रूप में एक कोड़े की चाबुक दूंगा। छटक, चमड़े का कोड़ा बाहर आया, ड्रैगन की तरह नाचता हुआ और अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन केवल 15 या 16 वर्ष का था और अभ्यास करने में असमर्थ था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन रॉय के उच्च स्तर के अभ्यास वाले कोड़े का सामना न कर सका। तुरंत उसकी पीठ पर खूनी चोट का निशान उभर आया और दर्द से वह लड़खड़ाया, जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से तर। उसने दांत सख्ती से काट लिए और कुछ नहीं कहा। उसके और सबसे बड़े राजकुमार के बीच पद का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उसे सहना ही पड़ता था। अर्जुन, अपनी जगह याद रखो और अवास्तविक चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, ड्रैगन रॉय ने ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा। फिर अर्जुन के पास झुका और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है। जल्द ही राजधानी में कला प्रतियोगिता होगी। यदि तुम उत्कृष्ट परिणाम हासिल करोगे तो पिता से एक अनुरोध कर सकते हो। यदि आवश्यक हो तो मैं पिता से कहूंगा कि तुम्हारी मां की कब्र को समाधि से बाहर निकाल दें और तुम्हें महल से निर्वासित कर दें, ताकि तुम सड़कों पर भटक सको। तुम साहस करोगे? किसी को भी मेरी मां की कब्र को छूने की अनुमति नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन अंततः अपना क्रोध दबा न सका और कहा, वह किसी भी अन्याय या चिढ़ाहट को सह सकता था, लेकिन वह अपनी मां की कब्र को निश्चित रूप से परेशान नहीं होने दे सकता था। देख लो कि मैं साहस करता हूं या नहीं। तुम्हारी नीच मां मेरे वंश एक की पूर्वज समाधि में दफन होने योग्य नहीं है। बस इंतजार करो और देखो। ड्रैगन रॉय ने शांतिपूर्वक अर्जुन के कंधे पर थपकी दी, हल्के से मुस्कुराया और फिर राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ चला गया। अर्जुन अकेला समाधि स्थल में बैठा रहा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसकी मां कभी महल की दासी थी, लेकिन अपनी दयालुता और सद्गुण से वह उसके पिता सम्राट द्वारा अनुकूलित और सराही गई। विरोध के बावजूद वह पदोन्नत होकर साम्राज्ञी बनी। यह कुछ हद तक किंवदंतीपूर्ण अनुभव लोगों के बीच लोकप्रिय कथा बन गया। उसकी मां उसके हृदय में अद्वितीय स्थान रखती थी और अब फंसाई गई और एक उदास कब्र में दफन उसकी नियति पहले से ही दुखद थी। वह कभी किसी को भी उसकी शांति भंग करने की अनुमति न देगा। लेकिन ड्रैगन रॉय अपने वचन का पालन करने वाला व्यक्ति था, तो वह उसे रोकने के लिए क्या कर सकता था। अर्जुन अब वास्तव में निराश हो गया था। उसके अंदर कड़वाहट की भावना उमड़ आई। अंत में वह धीरे से खड़ा हुआ, एक चलता हुआ शव जैसा दिखता हुआ, चेहरा निराशा से भरा, और समाधि स्थल साफ करने लगा। यह प्राचीन पल्लव वंश का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां कई प्रसिद्ध पूर्वज दफन हैं। चाहे जो हो, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रथम सम्राट की शिलालेख टूट गई है। हालांकि एक निश्चित क्षण में अर्जुन की मंद आंखें चौंक गईं।
वह मूल रूप से समाधि स्थल की गहराइयों को साफ करने जा रहा था, लेकिन उसे एक विचित्र बात मिली। कल रात एक बहुत दुर्लभ प्रलयंकारी वर्षा हुई। समाधि स्थल बिजली और गरज से भरा था। हवा और वर्षा और प्रलयंकारी वर्षा बाढ़ जैसी थी। धरती कांपी और दृश्य भयानक था। समाधि के गहन भाग में एक शिलालेख बिजली से टकराई और 2 टुकड़ों में टूट गई, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को प्रकट करते हुए, और पूर्ण वीरानी का दृश्य। यह कोई और नहीं बल्कि प्रथम सम्राट की कब्र थी। समाधि के ठीक केंद्र में स्थित यह भव्य और भयानक थी। साम्राज्यिक भव्यता की आभा बिखेर रही थी। पल्लव वंश के प्रथम सम्राट एक किंवदंतीपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युग में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष किया, वंश स्थापित किया और पीढ़ियों तक याद रखने योग्य शाश्वत विरासत छोड़ी। उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी उनके नाम का केवल उल्लेख ही बाद की पीढ़ियों में आश्चर्य पैदा करता है, जैसे आकाश में सूर्य का सामना करना। शिलालेख असाधारण रूप से प्राचीन और भयानक आकार का था। प्रथम सम्राट की कब्र के सामने 1000 वर्षों से खड़ा। फिर भी यह बिजली से टकराई, एक वास्तव में अप्रत्याशित मोड़। शिलालेख के अंदर कुछ लगता है, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। शिलालेख के टूटे भाग में एक गहरा सुनहरा ग्रंथ अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो अंदर छिपा था, धूल से ढका और अज्ञात है कि कितने वर्षों से सील था। जिज्ञासा से भरा अर्जुन ने इसे निकाला, धूल पोंछी और अचानक कई भयानक अक्षरों ने दृष्टि में आकर कहा, अराजक सृष्टि विधि। 5 अक्षर मजबूत स्ट्रोक से लिखे गए हैं। एक शक्तिशाली और भव्य आभा बिखेर रहे हैं। यह वह दिव्य विधि है जो प्राचीन काल में प्रभुत्व जमाई और असंख्य देवताओं और राक्षसों को झाड़ू लगाई। इसे देखते ही अर्जुन ने सांस ली और आश्चर्य से चिल्लाया। प्राचीन काल में देवताओं ने श्रेष्ठता के लिए संघर्ष किया और राक्षस व्याप्त थे। प्रथम सम्राट ने अराजक सृष्टि विधि की सहायता से पूर्व और पश्चिम जीता, शाश्वत वंश स्थापित किया। उनके जाने के बाद यह दुनिया हिलाने वाली दिव्य पुस्तक भी गायब हो गई। बाद की पीढ़ियों ने पूरे साम्राज्यिक महल की खोज की, लेकिन इसे नहीं पाया, जिससे यह वंश के लिए सबसे बड़ा हानि और दर्द बन गया। अब यह प्रथम सम्राट की शिलालेख के अंदर मेरे द्वारा देखा गया। अर्जुन को लगा जैसे आकाश से पाई गिर गई और उसके सिर पर लग गई, जैसे स्वप्न। जो मेरी विधियों का अभ्यास करना चाहते हैं, उन्हें मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। हालांकि जैसे ही अर्जुन ने पहला पृष्ठ पलटा, एक खंडित आध्यात्मिक छाप अर्जुन के मन में उड़ी और एक भव्य आवाज गूंजी, जैसे स्वर्ग में देवराज की गर्जना, अतुलनीय भयानक। क्या यह प्रथम सम्राट है? अर्जुन ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसके मन में दूर आकाश में एक चमकदार और अस्पष्ट आकृति पद्मासन में बैठी थी, जैसे प्राचीन काल में दुनिया पर प्रभुत्व की आभा बिखेर रही। इस क्षण वह एक चींटी की तरह था, जो तारों भरे आकाश में विशालकाय ड्रैगन को घूर रहा, इसका वास्तविक रूप न देख सका। प्रथम सम्राट की अंतिम इच्छाएं क्या हैं? बताओ, और मैं अर्जुन उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अर्जुन ने सावधानी से कहा, कठिनाई से निगलते हुए। यदि तुम भविष्य में कुछ हासिल करोगे तो सूर्य द्वीप पर जाओ, स्वर्गीय अप्सरा से स्वर्ग सृष्टि मानचित्र लाओ, इसे वंश में वापस लाओ और इसकी प्रतिष्ठा बहाल करो। अस्पष्ट आकृति ने 9वें स्वर्ग से कहा। उसकी आवाज महान घंटी की तरह गूंजती। समुद्री द्वीप? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह एक किंवदंतीपूर्ण समुद्री परलोक था, दुर्लभ और दुनिया में किसी को भी शायद ही दिखाई देता। जबकि स्वर्गीय अप्सरा, वह हजारों वर्ष पूर्व दुनिया भर में प्रसिद्ध संत स्त्री थी। वह अक्सर चिकित्सा का अभ्यास करती और दुनिया की सहायता करती, लोगों द्वारा बोधिसत्व के रूप में पूजित। हजारों वर्ष पूर्व वह पहले से ही दुनिया में लगभग अजेय थी। दुश्मन के हाथों से कथित स्वर्ग सृष्टि मानचित्र लाना बस असंभव कार्य था। स्वर्ग कन्या धोखेबाज है, नाम और धन की खोज में। स्वर्ग सृष्टि आरेख वंश के उत्थान पतन से संबंधित है। उसने झूठे बहाने से इसे उधार लिया और कभी लौटाया नहीं। यह स्वर्ग सृष्टि आरेख मेरे वंश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा उत्तराधिकारी अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा करे और इसे लाए, अन्यथा वे इस विधि को सीखने में असमर्थ होंगे। 9 स्वर्गों में आकृति ने कहा।
इस क्षण पुस्तक वास्तव में खाली थी, क्योंकि प्रथम सम्राट ने इस पर जादू डाला था जिससे इसका विषय देखना असंभव था। यह स्पष्ट रूप से एक परीक्षा थी, और यह भी वह चीज थी जिसे उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में सबसे अधिक महत्व दिया था। ठीक है, यदि मैं अर्जुन भविष्य में कुछ हासिल करूंगा तो मैं निश्चित रूप से पूर्वज की अंतिम इच्छा पूरी करने में सहायता करूंगा। अर्जुन ने एक क्षण हिचकिचाया, फिर दांत पीसे घुटनों पर बैठ गया और कहा, वह अब हताश था, अन्यथा उसकी मां की कब्र खोदी जाएगी और वह गरीबी के जीवन में गिर जाएगा। यह उसकी एकमात्र आशा थी। यह कहने के बाद अर्जुन को लगा जैसे उसके मन पर बाण चिह्नित हो गया, स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए कि यह शपथ हल्के में नहीं ली गई थी। बहुत अच्छा, यह स्वर्ग सृष्टि आरेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। वंश के वंशज के रूप में तुम्हें इसे मेरे लिए लाना होगा। 9वें स्वर्ग की आकृति ने कहा, और मेरी अराजक सृष्टि विधि गहन और असीमित है, अनंत संभावनाएं सृजित करने में सक्षम। तब भी मैंने इसे पूरी तरह महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी मैं 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सका। कनिष्ठ, तुम्हें इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि तुम इस विधि को समझ सको, स्वर्ग सृष्टि आरेख ला सको और भविष्य के लिए उस स्वर्गीय रहस्य के टुकड़े को खोज सको मेरे प्रतिनिधित्व में। इस क्षण उसके मन में प्रथम सम्राट की छवि धुंधली होने लगी और उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन का उत्साह झटका और उसका चेतना वास्तविकता में लौट आया। इस क्षण अर्जुन के हाथ में पुस्तक घनीभूत रूप से केंचुए जैसे अक्षरों से भरी थी। लंबे समय तक चिंतन करने के बाद अर्जुन ने हृदय की अशांति को दबाया, शांतिपूर्वक बैठ गया और धीरे धीरे मन शांत कर अभ्यास शुरू करने लगा। इरादा अराजक जैसा है, कुशल ऊर्जा विशाल शून्य जैसी, 3 द्वार और 3 क्षेत्र, बिजली और अग्नि, कान और ली। जैसे ही वह अभ्यास करने लगा, अराजक सृष्टि विधि का मंत्र स्वतः उसके मन में गूंजने लगा। हर शब्द सोने की घंटी की तरह बज रहा। पहले जब अर्जुन कुशल ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास करता था तो उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की कुशल ऊर्जा को संग्रहित करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका ऊर्जा केंद्र नष्ट हो गया था। लेकिन इस बार वह ऐसा न कर सका। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसके शरीर में विशेष नाड़ियों के साथ बहने के बाद उसके निचले उदर ऊर्जा केंद्र में एकत्रित हो गई और वहां संरक्षित हो गई। यह वास्तव में उसके ऊर्जा केंद्र को पुनर्निर्माण करने और इसे पुनर्जीवित करने में सहायता कर रही थी। ऊर्जा केंद्र खोलना अभ्यास का प्रथम चरण है, जो ऊर्जा केंद्र को खोलने का वर्णन करता है ताकि कुशल ऊर्जा संग्रहित हो सके, जिससे स्वयं को मजबूत किया जा सके। अर्जुन का ऊर्जा केंद्र, जो सबसे बड़े राजकुमार के उकसावे पर राक्षसी प्राणी द्वारा नष्ट किया गया था, अब फिर से खोला जा रहा था और नीचे खोदा जा रहा था। अंत में यह धरती पर एक बड़ा गड्ढा जैसा प्रकट होगा। पहली नजर में यह उल्कापिंड के गड्ढे जैसा लगता है, या आकाश निगलने वाले विशाल मुख जैसा। यह भयानक है। यह अराजक ऊर्जा केंद्र है, अराजक सृष्टि विधि की विशेष दिव्य शक्ति। यह 10 दिशाओं का सार ग्रहण कर सकती है और इसका ग्रहण गति साधारण व्यक्ति के ऊर्जा केंद्र से कई गुना तेज है। बाहर से यह स्पष्ट था कि समाधि स्थल में असीमित स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ आई, अर्जुन को घेर लिया। वह जीवन ऊर्जा के महासागर में स्नान करता प्रतीत हो रहा था। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। यदि अन्य देखते तो वे पूर्णतः स्तब्ध हो जाते। यह अराजक ऊर्जा केंद्र भयानक है। खन समय बीता और अगली सुबह इस क्षण अर्जुन के लंबे बाल हवा के बिना हिल रहे थे, जैसे धूल भरी स्वर्गीय तलवार जंग मिटाई गई ठंडी चमक बिखेर रही। अर्जुन हंसा। उसने सफलतापूर्वक अभ्यास के प्रथम स्तर कोर निर्माण राज्य में प्रवेश किया था। उसके शरीर ने पूर्ण परिवर्तन किया था और वह ऊर्जा से भरा था, अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था। इसके अलावा रात भर शरीर में संग्रहित स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की मात्रा दूसरों द्वारा कई महीनों में संचित के बराबर है। उस अराजक ऊर्जा केंद्र में पहले से ही काफी मात्रा में ऊर्जा तरल है, जो निश्चित रूप से साधारण लोगों से तुलनीय नहीं है जो अभी इस राज्य में प्रवेश किए हैं।
यह विधि वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। प्रथम सम्राट को प्राचीन दुनिया में प्रभुत्व जमाने वाली असाधारण कौशल। केवल एक दिन के अभ्यास के बाद ही इतने आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकते हैं। मां, क्या आप देख रही हैं? स्वर्ग ने हम मां बेटे को नहीं छोड़ा है और मुझे यह अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से सब स्पष्ट करूंगा और आपको फिर से समाधि के केंद्र में शांत से दफन करवाऊंगा। अंत में अर्जुन अपनी मां की उदास छोटी कब्र पर गया, फिर से घुटनों पर बैठ गया और मुट्ठियां भींच लीं। 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों में शक्ति सर्वोपरि है। जो अभ्यास नहीं कर सकते वे बेकार व्यक्ति जैसे हैं। राज परिवार में रहते हुए उसे यह और गहराई से महसूस होता था। वर्षों से अर्जुन ने असंख्य ताने और चिढ़ाहट सही। अब वह अंततः एक सामान्य व्यक्ति बनने वाला था। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसके भाव वास्तव में अवर्णनीय थे। अराजक सृष्टि विधि के साथ वह अपने भविष्य के लिए अपेक्षा और आत्मविश्वास से भरा था। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? पूरा दिन बीत गया और तुमने अभी तक समाधि स्थल साफ नहीं किया। तभी पीछे से एक तीखी और ठंडक भरी आवाज आई। एक मध्यम आयु का प्रबंधक एक समूह सेवकों को लेकर आया और उग्र भाव से कहा, यह समाधि स्थल का प्रमुख है जो सबसे बड़े राजकुमार के अधीन है। वर्षों से उसने अर्जुन के लिए कठिनाइयां पैदा की हैं और हर कदम पर दंडित किया है। प्रबंधक, नियमों के अनुसार समाधि स्थल की सफाई कई सेवकों द्वारा बदलों में की जानी चाहिए, लेकिन आपने मुझे हर दिन करवाया है। आज से मैं केवल अपना काम करूंगा और बाकी सब नजरअंदाज करूंगा। अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा। तुम्हें मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम फिर मुसीबत मांग रहे हो। यह सुनते ही मध्यम आयु का प्रबंधक क्रोधित हो गया और अपनी कमर से बांस का कोड़ा निकाला। सबसे बड़े राजकुमार ने आदेश दिया था कि अर्जुन को यहां आराम से न रहने दिया जाए। उसने अर्जुन को अपनी लाठी से असंख्य बार पीटा है। छटक! तुरंत उसने हाथ उठाया और बेल की तरह विषैली सांप की तरह अर्जुन के चेहरे पर प्रहार किया। बल उग्र था। यदि यह उसके चेहरे पर लगता तो निश्चित रूप से उसकी त्वचा फट जाती। अर्जुन का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। अतीत में उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और वह अक्सर दूसरे पक्ष द्वारा धमकाया जाता था, जो ठीक था, लेकिन अब वह स्वाभाविक रूप से इतना आज्ञाकारी न होगा। वह खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर उड़ते कोड़े को देखा। अराजक सृष्टि विधि का अभ्यास करने और अभ्यास के मार्ग पर चढ़ने के बाद उसकी इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण हो गईं। यह प्रतीत होने वाला तीव्र कोड़ा उसके लिए बहुत धीमा चल रहा था। धड़ाक! अर्जुन ने सहजता से अपना हथेला बढ़ाया और सर्प जैसा कोड़ा पकड़ लिया। मध्यम आयु के प्रबंधक का क्रोध जम गया और वह कुछ आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि अर्जुन इतनी आसानी से उसके कोड़े को पकड़ सके। हालांकि सोचने से पहले अर्जुन ने दोनों हाथों से आगे खींचा और एक विशाल बल आया। मध्यम आयु का प्रबंधक तुरंत चिल्लाया और आगे फेंक दिया गया। जमीन पर जोर से गिरा, चेहरे के बल गिरा और अत्यंत अस्त व्यस्त दिखा। मध्यम आयु का प्रबंधक थोड़ा चकराया। अतीत का अर्जुन अभ्यास करने में असमर्थ और कमजोर शारीरिक था, लेकिन अब वह पूरी तरह अलग व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। वह विश्वास न कर सका कि यह सत्य है। तुम छोटे जानवर, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अंत में मध्यम आयु का प्रबंधक क्रोधित और अपमानित उठा। चेहरा क्रोध से विकृत और फिर से हमला करने वाला था। उसने वर्षों से अर्जुन को धमकाया था और बाद वाले का आक्रामक होना उसके लिए अस्वीकार्य था। दुर्भाग्य से मध्यम आयु का प्रबंधक वर्षों के अभ्यास के बावजूद अपनी मंदता के कारण अभी भी कोर निर्माण चरण में नहीं पहुंचा था, जबकि अर्जुन पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका था जिससे वे एक ही लीग में भी न थे। धड़ाक! प्रबंधक लियू पूरी तरह उठने से पहले अर्जुन ठंडे भाव से फिर से पैर पटका, जोर से उसकी पीठ पर मारा। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ मध्यम आयु का प्रबंधक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ की हड्डियां असंख्य स्थानों पर टूट गईं। दर्द से चीखने लगा। आसपास खड़े सेवक सभी भय से कांप रहे थे। उनकी त्वचा भय से सिकुड़ रही थी। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि सामान्य रूप से कमजोर अर्जुन इतना शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे सोता हुआ ड्रैगन जागृत हो। उन्होंने भय की एक झलक महसूस की। आज से यदि तुम फिर मेरा अनादर करोगे
तो मैं तुम्हें मृत्यु की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। अर्जुन ने उन लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया और अपने पैरों के पास मृत कुत्ते जैसे दिखने वाले मध्यम आयु के प्रबंधक को घूरा और उदासीनता से कहा। उन शांत स्पष्ट आंखों में ठंडक चमकी, जिससे मध्यम आयु का प्रबंधक उसके क्रोधपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने में हिचकिचा गया। मुझे पता है कि मैं गलत था, राजकुमार अर्जुन। मैं कभी फिर तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, कृपया क्षमा करें। मध्यम आयु का प्रबंधक पूरे शरीर से कांपते हुए कहा। अर्जुन का इतना परिवर्तन हुआ था कि उसे एहसास हो गया कि यह कितना भयानक था और वह केवल दया की भीख मांग सकता था। यही तो ठीक है। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना पैर छोड़ा और लोगों की उस राक्षस जैसी नजरों की परवाह न करते हुए चला गया। प्रबंधक, आप कैसे हैं? अर्जुन के चले जाने के बाद लोग अचानक होश में आए और मध्यम आयु के प्रबंधक को उठाने के लिए दौड़े। लानत है, न हिलाओ, मेरी रीढ़ टूट गई है, मध्यम आयु का प्रबंधक चिल्लाया। पीठ में टूटी हड्डी हिली, जिससे वह पसीने से तर हो गया और दर्द से सांस लेने लगा। सेवक वास्तव में बहुत डर गए थे और हिलाने की हिम्मत न कर सके, केवल घबराहट से खड़े होकर क्या करें बेचारे। बहुत देर लगी, तब मध्यम आयु का प्रबंधक थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह धीरे से बैठा, चेहरा दर्द से पीला। प्रबंधक, अब हम क्या करें? एक सेवक ने कठिनाई से निगलते हुए पूछा। क्या करें? जल्दी जाओ और प्रथम राजकुमार को सूचित करो कि अर्जुन विचित्र व्यवहार कर रहा है, मध्यम आयु का प्रबंधक ने दांत पीसे दर्द सहते हुए कहा। आदमी ने जल्दी सिर हिलाया और दौड़ गया। जबकि मध्यम आयु का प्रबंधक अभी भी दर्द से शाप दे रहा था, एक अन्य सेवक ने आश्चर्य से दूर देखा और कहा, प्रबंधक, राजकुमार अर्जुन समाधि छोड़ चुका है और लगता है कि साम्राज्यिक महल की ओर जा रहा है। यह सुनते ही मध्यम आयु का प्रबंधक तुरंत सतर्क हो गया और नजर घुमाई। निश्चित रूप से उसने अर्जुन की लंबी काया को एक मार्ग पर पूर्व की ओर जाते देखा, जो साम्राज्यिक महल का दिशा था। युवराज से पदावंत होकर एक साधारण सेवक बनने के बाद अर्जुन का जीवन बहुत दबा हुआ था और वह कभी मुख्य महल में कदम न रखा था। इस क्षण दूसरा पक्ष अचानक उठा, न केवल उसे पीटा बल्कि असामान्य रूप से महल जाने लगा। वह सहसा असहज महसूस करने लगा। राजकुमार अर्जुन, क्या वह वास्तव में साधारणता स्वीकार करने को तैयार नहीं है और खोई प्रतिष्ठा की खोज करना चाहता है? साम्राज्यिक महल परिसर विशाल क्षेत्र कवर करता है, एक भव्य महल के बाद एक, सोने की ईंटों और हरी टाइलों से बने, पृथ्वी पर गिरे स्वर्गीय महल जैसे गंभीरता बिखेरते। जब अर्जुन यहां पहुंचा, आसपास के दृश्य को देखते हुए वह सहसा सांस न ले सका। यह वह स्थान था जहां वह बड़ा हुआ था, बचपन की स्मृतियों से भरा। कब्र साफ करने वाले सेवक पदावनत होने के बाद वह कई वर्षों से यहां न आया था। इस क्षण उसे लगा जैसे दूसरे लोक में है। वह तेजी से चला, उसका गंतव्य स्पष्ट, साम्राज्यिक महल के खजाने का शस्त्रागार। जल्द ही साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता होने वाली थी और उसे स्पष्ट रूप से पता था कि अपनी मां की कब्र की रक्षा करने का एकमात्र मार्ग उस प्रतियोगिता में ड्रैगन रॉय को हराना और उसे चुप कराना था। सबसे बड़े राजकुमार ने कई वर्षों से अभ्यास किया था और लंबे समय से कोर निर्माण राज्य के चतुर्थ स्तर पर पहुंच चुका था। उसके और सबसे बड़े राजकुमार के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। इस अवधि में उसे स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ करना था। शस्त्र व्यक्ति की युद्ध क्षमता पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि अर्जुन ने इस पहलू से शुरू करने का चयन किया। लगभग आधे घंटे चलने के बाद अर्जुन अंततः एक भव्य महल के सामने पहुंचा, जिसमें 3 अक्षर शस्त्र कक्ष थे, नक्काशीदार बीम और रंगीन राफ्टर्स, ड्रैगन और फीनिक्स हवा में उड़ते। नमस्कार एल्डर, अर्जुन ने हल्के से झुककर कक्ष के पास जाकर कहा। वहां एक मुड़े हुए पाइन वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बैठा था, उसका शरीर सूखा और दुर्बल। वह शस्त्र कक्ष की रक्षा करने वाला कबीला एल्डर था, उच्च पद और महान शक्ति रखने वाला। यहां से शस्त्र लेने वाला कोई भी व्यक्ति को उसकी अनुमति लेनी पड़ती। छोटा जीऊ, तुम क्या चाहते हो? वृद्ध ने आंखें खोलीं और भ्रम से पूछा। अर्जुन इन वर्षों में पिछाड़ी पहाड़ियों में रहता रहा था और कभी महल में कदम न रखा था।
उसे प्रतीत होता था कि उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि अर्जुन आज आएगा। मैं एक शस्त्र चुनना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। ओह, क्या तुम्हें पता है कि यहां शस्त्र चुनने के लिए कम से कम कोर निर्माण राज्य की शक्ति होनी चाहिए? वृद्ध के संदेह गहरे हो गए। अर्जुन का ऊर्जा केंद्र शिकार के दौरान एक शक्तिशाली राक्षसी प्राणी द्वारा नष्ट हो गया था, जिससे वह अभ्यास करने में असमर्थ हो गया। स्पष्ट रूप से वृद्ध को विश्वास न था कि वह योग्य है। मुझे पता है, मैं प्रयास करना चाहता हूं, अर्जुन ने चमकदार मुस्कान दी। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर वृद्ध के संदेह गहरे हो गए। एक क्षण हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हारे सामने का वह पत्थर उठाओ। वहां एक भारी पत्थर का ताला था, आधा व्यक्ति की ऊंचाई, पूर्ण 500 कैटी वजनी। इसे उठा सकना पीदान राज्य की शारीरिक शक्ति का प्रतीक था। शस्त्र कक्ष में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति पहली बार इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, गया, गहरी सांस ली और अपना छोटा हाथ बढ़ाकर पत्थर ताले के हैंडल को पकड़ा। यदि पहले होता तो उसके ऊर्जा केंद्र में कोई ऊर्जा तरल न होने से वह निश्चित रूप से उस भार को न उठा पाता, लेकिन अब उसके अराजक ऊर्जा केंद्र में संग्रहित ऊर्जा समान स्तर के अन्यों से कहीं अधिक प्रचुर है। इसलिए यह 500 किलो का भार उसके लिए बड़ी समस्या नहीं है। अर्जुन की एक नरम चीख के साथ उसने इसे एक हाथ से सिर के ऊपर उठाया, सीधा खड़ा हो गया, सूर्य की किरणों में नहाया। एक युवा देवता जैसा दिखता, उसके शरीर पर सोने की चमक की परत डाली गई। यह वृद्ध का मूल रूप से उदासीन चेहरा अचानक खाली हो गया। उसने अपेक्षा नहीं की थी कि थोड़ा पतला अर्जुन वास्तव में ऐसा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण, यह अभी भी एक हाथ से किया गया था। क्या यह वही बेकार छोटा जीव है जिसे हमेशा चिढ़ाया और मजाक उड़ाया जाता था? अब तुम शस्त्र कक्ष में प्रवेश कर सकते हो। वृद्ध का चेहरा नरम हो गया और उसने हल्के से मुस्कुराया। अर्जुन मुस्कुराया, अंतर्मन में अराजक सृष्टि विधि के आश्चर्य पर चमत्कार किया। उसने पत्थर ताला नीचे रखा, वृद्ध को प्रणाम किया और शस्त्र कक्ष में घूमा। अर्जुन की पीठ को देखते हुए वृद्ध ने संतुष्टि से मुस्कुराया। हालांकि अर्जुन के अचानक अभ्यास करने में सक्षम होने का कारण विचित्र था, लेकिन जो भी हो, यह अच्छी बात थी। आखिरकार अर्जुन की मां जब साम्राज्ञी थी तो सद्गुणी और दयालु हृदय वाली थी। उसने सम्राट को कई बार क्षमा प्रदान की थी और लोगों द्वारा गहराई से प्रिय थी। उस घटना के बाद अर्जुन को पीड़ा हुई, एक निम्न सेवक बनाकर कब्र साफ करने का दायित्व सौंपा गया। वर्षों से उसने बड़ी कठिनाई सही, जो वास्तव में पछतावे की बात थी। यह गरीब लेकिन पुण्यशील बच्चा अब कष्ट के बाद मिठास का स्वाद लेने वाला है, जो स्वर्ग द्वारा लोगों को न छोड़ने के रूप में माना जा सकता है। शस्त्रागार विशाल है और अलमारियों से भरा है, जो सभी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शित करती हैं, जिसमें चाकू, भाले, तलवारें और लाठियां शामिल हैं, ठंडी चमक से चमकती जो भयानक हैं। ये सभी राज परिवार द्वारा कमीशन किए गए प्रसिद्ध तलवारकारों द्वारा जाली गई शस्त्र हैं। वे सभी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली हैं और यदि बाहर रखी जाएं तो काफी मूल्यवान होंगी। हालांकि अर्जुन कभी राजकुमार था, लेकिन वह तब अभी युवा था और शस्त्र कक्ष में कभी न गया था। इतने सारे उत्कृष्ट शस्त्रों को पहली बार देखना उसके लिए आंखें खोलने वाला था और वह तुरंत आकर्षित हो गया और जिज्ञासा से उन्हें देखने लगा। अग्नि तलवार सदी पुराने ज्वालामुखी पत्थर से जाली गई है। यह 32 किलो वजनी है और 3 फुट का धार। यह सोना और जेड काट सकती है और लोहे को कीचड़ की तरह चीर सकती है। शीतल जेड चाकू समुद्र तल के शीतल लोहे से झाला गया है। इसका धार जेड जैसा चिकना है और इसकी ठंडक की आभा व्यक्ति की हड्डियों और मांसपेशियों को जमा सकती है, जिससे शीत विष शरीर में प्रवेश कर मृत्यु हो जाती। नाशपाती की लकड़ी का भाला 500 वर्ष पुराने नाशपाती के वृक्ष के हृदय काष्ठ से झाला गया है। यह जीवन शक्ति से भरा है और पकड़े रहने पर व्यक्ति की चोटों को स्वतः ठीक कर सकता है। प्रत्येक शस्त्र के पास एक लकड़ी का पट्ट था, जिसमें शस्त्र की विस्तृत जानकारी और लोहार का नाम था। जैसा अपेक्षित था, तलवारकारों से अधिकांश उनके कार्य मास्टर्स के हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किया।
अभ्यासकर्ताओं की दुनिया तलवारों और रक्तपात से भरी है, जिससे तलवारकार व्यवसाय 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला से वे दुनिया की सबसे तेज धार वाली एक के बाद एक तलवारें जालते हैं, जो बहुत मांग में और सम्मानित हैं। शस्त्रों पर तलवारकारों के नाम सम्मान के प्रतीक की तरह चमकते हैं, प्रतिष्ठा की आभा बिखेरते। अर्जुन एक अपेक्षाकृत भारी शस्त्र चाहता था, नाम रहित भारी तलवार 872 किलो वजनी। अंत में अर्जुन शस्त्र कक्ष के ठीक केंद्र पर पहुंचा, जहां सबसे प्रमुख अलमारी पर एक व्यक्ति जितनी ऊंची गहरा सुनहरा महान तलवार खड़ी थी, सोने के टुकड़े जैसी। इसमें कोई तेज धारी नहीं थी, धार कुंद और जंग से भरी, एक मोटे पत्थर जैसी। लेकिन जब अर्जुन ने इसे पहली बार देखा तो उसे एक भारी तलवार इरादा महसूस हुआ, जैसे अनंत तलवार की ध्वनियां गूंज रही हों, जो काफी आश्चर्यजनक था। कितनी विचित्र तलवार, इतनी प्राचीन फिर भी इतनी शक्तिशाली। अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। लकड़ी का पट्ट केवल इंगित करता था कि यह नाम रहित भारी तलवार है, और इसका भार, जबकि बाकी खाली था, जिससे यह बहुत अनोखा लगता था। फिर भी 800 किलो से अधिक एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। अर्जुन इसमें महान रुचि लेने लगा। डिंग! अर्जुन ने दोनों हाथों से महान तलवार का हत्थ पकड़ा और उठाया। हालांकि यह बहुत भारी था और जाने से पहले ही तलवार डूबी और धातु की कुंठित ध्वनि के साथ जमीन पर गिरी। कोई नाम रहित भारी तलवार चला रहा है। यह अर्जुन है, पूर्व युवराज। शस्त्र कक्ष के अंदर कई लोग शस्त्र चुन रहे थे। हलचल सुनकर वे सभी इकट्ठे हो गए। यह 100 वर्ष पूर्व तलवार बनाने के राजा सम्राट संग्राम द्वारा छोड़ी गई भारी तलवार है। कोई भी इसके रहस्यों को खोजने में असमर्थ रहा है और यह हमेशा यहां बेकार पड़ी रही है। अर्जुन केवल 15 या 16 वर्ष का था, अभी थोड़ा अपरिपक्व। उसकी ऊंचाई नाम रहित भारी तलवार जितनी ही थी। फिर भी वह एक दरवाजे के पैनल जितनी मोटी भारी तलवार चला रहा था, जो आश्चर्यजनक था। क्या हुआ? तभी एक थोड़ी अधिकारपूर्ण आवाज आई और एक पुरुष और स्त्री द्वार से अंदर आए, अत्यंत कुलीन दिखते। पुरुष 20 के प्रारंभिक वर्षों का था, बैंगनी मुकुट से बाल बंधे। उसके पास सुंदर चेहरा, गरिमापूर्ण व्यवहार और शक्तिशाली और भव्य आभा थी। जबकि स्त्री, वह और भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। नाजुक चेहरा, उत्कृष्ट विशेषताएं और पतली काया। वह सुंदरता से उसके पास चली, चित्र में परी जैसी, इतनी सुंदर कि अवास्तविक लगती। उसकी उपस्थिति एक सुंदर दृश्य की तरह थी, तुरंत अंधेरे शस्त्रागार को उजागर कर दिया। वह अवंतिका है, राजधानी की सबसे सुंदर स्त्री और शेट्टी परिवार की आंख का तारा, तलवारकारों का परिवार। कई लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाया, उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक चमकी। शेट्टी परिवार वंश का प्रमुख तलवार बनाने वाला परिवार था, जो कई कुशल शिल्पकार पैदा करता था। इसके द्वारा उत्पादित शस्त्र हर वर्ष साम्राज्यिक सेना को भरते थे, अतुलनीय योग्यताएं संचित करते और साम्राज्यिक दरबार में अतुलनीय उच्च पद रखते। अवंतिका इस परिवार की युवा दासी थी, राज्य गिराने वाली सुंदरता, और वह लंबे समय से राजधानी में प्रसिद्ध थी। अवंतिका, इस स्त्री को घूरते हुए अर्जुन ने थोड़ा सिर झुकाया। उसके हृदय में जटिल भावना उमड़ी। तब वह वंश का युवराज था। वह और अवंतिका बचपन के प्रेमी थे और उसके पिता ने उनके विवाह का साम्राज्यिक आदेश जारी करने का इरादा किया था। एक वंश का युवराज है और दूसरी तलवारकार परिवार की युवा दासी। दोनों सामाजिक स्थिति और उपस्थिति में अच्छी तरह मेल खाते। यदि वे एक साथ आते तो निश्चित रूप से यह एक सुंदर कथा बन जाती। दुर्भाग्य से उसकी मां फंसाई गई। वह कब्र साफ करने वाले सेवक पदावनत हो गया। पूर्व प्रतिष्ठा खो दी और मामला अनसुलझा रह गया। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि आज उसे मिले महल के मुख्य आंगन में दुर्लभ यात्रा। अर्जुन। जब अवंतिका ने अर्जुन को देखा तो उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की झलक चमकी। फिर उसने भौहें सिकोड़ी, कुछ नहीं कहा और उसके साथ थोड़ा अपरिचित लगी। अर्जुन, तुम हो। तुम इस भारी तलवार के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे अपना शस्त्र चुनने का इरादा रखते हो? बैंगनी मुकुट वाला पुरुष आगे आया और ठिठोली भरी हंसी हंसी। अर्जुन ने उसे देखा। उसके माध्यम से ठंडक दौड़ी। यह पुरुष कोई और नहीं बल्कि 5वां राजकुमार धीरज था।
प्रथम राजकुमार ड्रैगन रॉय का छोटा भाई। स्वाभाविक रूप से पूर्वी राजकुमारी के गुट के प्रति कोई सद्भावना न थी। उसने उदासीनता से कहा, बिल्कुल बकवास। क्या तुम्हें पता है कि यह तलवार 800 किलो से अधिक वजनी है? तुम इसे कैसे उठाओगे? धीरज का चेहरा काला पड़ गया और वह अधीरता से कहा, तुरंत नीचे रख दो। मैंने पहले ही मिस अवंतिका को वादा कर दिया है कि वह इसे अध्ययन के लिए ले जा सकती है। बाधा न बनो। यह सुनते ही अर्जुन ने अवंतिका के सुंदर लेकिन अपरिचित चेहरे पर नजर डाली। अर्जुन, 5वें राजकुमार सही कह रहे हैं। यह तलवार तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें दूसरी चुननी चाहिए। अवंतिका ने लाल होंठों को थोड़ा खोलकर कहा। आवाज सुखद और मधुर है, जैसे स्पष्ट झरना लोगों के हृदय में बहता। अर्जुन ने आवाज में एक ऊपर से देखने वाला स्वर महसूस किया और सहसा व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हालांकि इतने वर्ष बीत चुके हैं और वह वास्तविकता समझता है, वह अब कुछ अपेक्षा नहीं करता, लेकिन अवंतिका का उसके प्रति दृष्टिकोण अभी भी उसे थोड़ा निराश करता है। कोई जरूरत नहीं, मैंने मन बना लिया है। मैं इसी तलवार का उपयोग करूंगा और कोई इसे बदल नहीं सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली और थोड़े अपरिचित स्वर में शांतिपूर्वक कहा, वाह। शस्त्र कक्ष में हलचल मच गई। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि अर्जुन खुले तौर पर अवंतिका और धीरज का विरोध करेगा। आखिरकार वह अब बस कब्र साफ करने वाला सेवक था। उनमें से एक पूर्वी साम्राज्य का द्वितीय पुत्र था और दूसरी तलवारकार परिवार की युवा दासी। वे अत्यंत कुलीन स्थिति के थे और साधारण लोग उनके प्रति सम्मान दिखाने में व्यस्त रहते। अर्जुन अविश्वसनीय रूप से साहसी है। अवंतिका स्तब्ध हो गई और उसकी सुंदर आंखों में असंतोष की झलक चमकी। राजधानी में उसके समकक्षों में किसी ने भी उसके साथ इतना दृढ़ होने की हिम्मत न की थी। हालांकि वह और अर्जुन का संबंध पहले बहुत अच्छा था और वे बचपन के प्रेमी थे, लेकिन कई वर्षों से न देखने और उनकी स्थितियों इतनी भिन्न होने से कुछ चीजें लंबे समय से फीकी पड़ चुकी थीं। अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति भूल गई है। एक साधारण कब्र साफ करने वाला सेवक मेरे और मिस अवंतिका के साथ शस्त्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? क्या तुम पागल हो गए हो? धीरज का चेहरा काला पड़ गया जब उसने क्रोध से गरज कर कहा। वह अवंतिका का बहुत शौकीन था और स्वाभाविक रूप से इस अवसर को खुद को दिखाने का नहीं छोड़ता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटी। पूरे शस्त्र कक्ष को तूफान की तरह घेर लिया। कई लोगों ने आश्चर्य से चिल्लाया कि यह कोर निर्माण राज्य के द्वितीय स्तर की शक्ति थी, जबकि कोर निर्माण राज्य में कुल 9 स्तर हैं, जो अत्यंत कठिन है। धीरज इतना युवा होकर स्वर्ग राज्य के द्वितीय स्तर पर पहुंच चुका है, जो पूरे राजधानी की युवा पीढ़ी में काफी उल्लेखनीय है। शस्त्र चुराना? मैंने सबसे पहले इस तलवार पर नजर डाली थी, इसलिए यह राइटफुली मेरा है। इसका तुम्हें क्या लेना देना? अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा। तुम्हारा? तुम खुद को क्या समझते हो? शस्त्र कक्ष का नियम है कि यदि तुम शस्त्र लेना चाहते हो तो तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। क्या तुम इस 800 पाउंड से अधिक वजनी भारी तलवार को उठा सकते हो? धीरज ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हालांकि अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। वह लापरवाह था और तलवार को जमीन पर गिरने दिया था। यदि वह पूरी शक्ति का उपयोग करता तो शायद यह इस तरह न गिरती। पी! एक गहरी चीख के साथ उसने दोनों हाथों से महान तलवार पकड़ी और बिना एक शब्द कहे व्यक्ति जितनी ऊंची और दरवाजे जितनी चौड़ी को उठा लिया, देवता जैसा। एक क्षण में धीरज के चेहरे पर क्रोध जम गया। वह स्तब्ध हो गया, जैसे बिजली से मारा गया, और सोचा कि क्या उसने सही देखा। यहां तक कि वह भी ऐसी शक्ति को कठिन पाता। दूसरा पक्ष केवल 15 वर्ष का बच्चा था। यह कैसे संभव था? अवंतिका की सुंदर आंखें सिकुड़ी और उसने अर्जुन को नई सम्मान के साथ देखा। अब क्या मैं इस तलवार को ले जा सकता हूं? अर्जुन ने गहरा सुनहरा महान तलवार नीचे रखी और ठिठोली भरी हंसी हंसी। उसका छोटा चेहरा थोड़ा लाल था। स्पष्ट रूप से भले ही वह इसे उठा सका, लेकिन वह लगभग अपनी सीमा पर था। ताली! एक सरल वाक्य एक जोरदार ताली की तरह था और धीरज का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया, जलता हुआ। 5वें राजकुमार, एक महान कद का व्यक्ति
एक साधारण बच्चे द्वारा सभी के सामने अपमानित हुआ, जिसे वह सहन न कर सका। तो क्या यदि तुम इस तलवार को उठा सको? मत भूलो, तुम बस कब्र साफ करने वाले सेवक हो। तुम मेरे से शस्त्र लेने के योग्य नहीं हो। लगता है मुझे श्रेष्ठ और निम्न के बीच का अंतर याद दिलाना पड़ेगा। धीरज का चेहरा तुरंत कठोर हो गया और उसने अर्जुन की भुजा पर एक शक्तिशाली हथेली प्रहार किया। स्पष्ट रूप से क्रोधित, वह अर्जुन को धमकाने के लिए हिंसा का सहारा लेने को तैयार था। इस प्रहार में कोई दया न थी। यदि लगता तो निश्चित रूप से अपंग बना देता। यह देखते ही अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक चमकी। धीरज उसे लगातार दबा रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पीछे न हटता। इसके अलावा दूसरा पक्ष ड्रैगन रॉय का छोटा भाई है। वह ड्रैगन रॉय का ऊर्जा केंद्र नष्ट करने वाला और राक्षसी प्राणियों को रिश्वत देकर काम करवाने वाला था। उनके बीच पहले से ही शिकायत थी और अब दूसरे पक्ष के वंश के साथ कुछ हिसाब चुकाने का समय था। धूम! उस क्षण अर्जुन ने मुक्का मारा और एक नीली चमक की परत उसके मुक्के को ढकी, जैसे अराजक प्रकाश घूम रहा हो। यह अराजक सृष्टि विधि द्वारा बढ़ाई गई ऊर्जा और शक्ति है। यह समान स्तर की ऊर्जा और शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। भले ही धीरज कोर निर्माण राज्य के द्वितीय स्तर पर हो, लेकिन वह इससे डरता नहीं, क्योंकि यह उसके प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर मजबूत है। धड़ाक! दोनों टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ। फिर धीरज ने तीव्र चीख निकाली। सभी के भय के लिए उसकी मध्यमा उंगली टूट गई और जमीन पर गिर गई। एक वास्तव में झकझोरने वाला दृश्य। सभी भयभीत हो गए। मेरे भगवान! धीरज की उंगली टूट गई। उसके पद को देखते हुए जो भी उस पर हाथ डालेगा, उसे अथक हमले का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन, तुम हरामी! मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम मृत्यु मांग रहे हो। निश्चित रूप से, धीरज ने गरज कर कहा, लगभग पागल हो गया। आंखें लाल हो गईं। झन! उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और झन की आवाज के साथ यह चकाचौंध करने वाली चमक में बाहर आई, उग्रता से अर्जुन के चेहरे की ओर चुभाई। एक क्षण में एक ठंडक की आभा फैल गई, जिससे आसपास का तापमान थोड़ा गिर गया, कड़ाके की ठंड पैदा कर दी। कई लोग भयभीत हो गए। यह तलवार कीमती खनिजों से जाली गई थी, लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती और सांस से बाल काट सकती। धीरज पहले से ही कोर निर्माण राज्य के द्वितीय स्तर पर था और अब यह तलवार का उपयोग कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से धमकाना था। अवंतिका ने भी हल्की ठंडी हंसी दी, जानती कि अर्जुन मुसीबत में है। उसने अभी उसके विरुद्ध विद्रोह किया था और अब वह धीरज से पिटते देखना चाहती थी। भिन्न भिन्न! हालांकि इस क्षण अर्जुन का चेहरा कड़ा हो गया। फिर उसने दोनों हाथों से गहरा सुनहरा महान तलवार उठाई। जोरदार धमाके के साथ उसने दरवाजा गिरा दिया और भारी, बिना धार वाली महान तलवार को उठाया, जो एक बड़े पंखे की तरह घुमाई। यह तलवार बहुत भारी है, शुरू से ही 800 किलो से अधिक वजनी। जब इस तरह घुमाई जाती है तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक है। कट! नीली तलवार तुरंत चूर चूर हो गई और जमीन पर गिर गई। फिर धीरज मृत कुत्ते की तरह पीछे उछल गया, दीवार से जोर से टकराया, एक कुंठित धड़ाके के साथ फिर लटक गया। पूरा शस्त्रागार तुरंत शांत हो गया, पूर्णतः स्थिर। धीरज हार गया। सभी वहां खड़े स्तब्ध, एक क्षण के लिए बोलने में असमर्थ। अवंतिका की ठिठोली अचानक जम गई, उसका सुंदर चेहरा खाली। उसने अपेक्षा नहीं की थी कि धीरज अर्जुन का मुकाबला न कर सके। यह कैसे संभव है? अर्जुन वर्षों से पिछाड़ी पहाड़ियों में कब्रें साफ करता रहा और उसका ऊर्जा केंद्र नष्ट हो गया था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? धीरज जमीन पर लेटा, अर्जुन को भयपूर्ण अभिव्यक्ति से देख रहा। मैंने अंततः एहसास किया कि मैंने बिच्छू के घोंसले पर लात मारी है। अलविदा! अर्जुन ने ठिठोली भरी हंसी हंसी, उन लोगों के चेहरे पर रोचक अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज किया और फिर अपनी भारी तलवार घसीटते हुए चला गया। उसकी सांस थोड़ी भारी थी। स्पष्ट रूप से भारी तलवार घुमाने से उस पर बोझ पड़ा था। हालांकि उसे यह वस्तु प्राप्त करने पर भाग्यशाली महसूस हुआ, जिससे साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में ड्रैगन रॉय के विरुद्ध उसके पास और अधिक लाभ होगा। इसका सोचते ही उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। रुको! तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज आई। अर्जुन रुका, अवंतिका की ओर मुड़ा और शांतिपूर्वक कहा, क्या बात है? अवंतिका द्विविधा में थी।
अर्जुन का प्रदर्शन वास्तव में उसे प्रभावित कर चुका था और एक क्षण के लिए वह लड़के की नजर से न मिल सकी। क्या मैं तुम्हारी भारी तलवार को कुछ दिनों के लिए अध्ययन के लिए उधार ले सकती हूं? उसने एक क्षण हिचकिचाया, फिर कुछ शर्माते हुए पूछा। शायद क्षतिपूर्ति के लिए उसके स्वर में बातचीत की झलक थी। आखिरकार यह तलवार सम्राट संग्राम, प्रमुख तलवारकार द्वारा छोड़ा गया कार्य था। तलवारकार परिवार की युवा दासी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक थी। यदि वह इसका अध्ययन करती तो उसकी तलवार बनाने की कौशल बहुत सुधार हो सकती। राजधानी की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में वह अन्य पुरुषों के सामने इतनी कोमलता से बोलना दुर्लभ था। क्षमा करें, उधार नहीं दूंगा। अर्जुन ने ठिठोली भरी हंसी हंसी और चला गया। यह उसके लिए कुछ दिनों बाद ड्रैगन रॉय के विरुद्ध लाभ था, इसलिए वह निश्चित रूप से उधार न देता। भले ही दूसरा पक्ष सुंदरता हो, लेकिन इसमें कोई आकर्षण न था। अवंतिका स्तब्ध हो गई। अर्जुन के निर्णायक प्रस्थान को देखते हुए उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी सीधे अस्वीकार किया जाएगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह सहसा कड़वी मुस्कान दे सकी। जानती कि उसके पूर्व दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से लड़के में शिकायत पैदा की होगी, उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी अपनी गलती थी। मिस अवंतिका, निराश न हो। मेरे राज परिवार के पास कीमती शस्त्रों का पर्याप्त संग्रह है। भले ही आपके पास नामरहित महान तलवार न हो, मैं आपको अन्य उद्धार दे सकता हूं। चिंता न करें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप संतुष्ट हों। इस क्षण धीरज ने एक क्षण रुककर कोने से अंततः चढ़ा, असहज मुस्कान दी और सांत्वना दी। उसने लंबे समय से अवंतिका की प्रशंसा की थी और अब जब अंततः उसके पास करीब आने का अवसर था, वह उसे उपेक्षा न करता और उसे प्रसन्न करने का सर्वोत्तम प्रयास करता। कोई जरूरत नहीं। हालांकि अवंतिका का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया। फिर वह कुछ हल्के कदमों से चली गई। स्पष्ट रूप से खराब मन से वह केवल धीरज पर क्रोध निकाल सकती थी। इसके अलावा सम्राट संग्राम द्वारा छोड़ी गई तलवार बनाने की तकनीक का मूल्य अन्य शस्त्रों से अतुलनीय था। धीरज की मुस्कान तुरंत जम गई, जैसे ठंडे पानी की बाल्टी से नहला दिया गया, पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा। फिर उसने उग्रता से गरज कर कहा, लानत है अर्जुन, तुम हरामी। मेरा बड़ा भाई तुम्हें इससे न जाने देगा। अर्जुन ने आज उसके अच्छे कार्य को बर्बाद कर दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे न जाने देगा। रात्रि आकाश अनगिनत तारों से भरा है। साम्राज्यिक महल के एक बड़े आंगन में एक पुरुष कला अभ्यास कर रहा था। वह देवता जैसा था, पूरा शरीर चमक रहा। जब वह चाल चलता तो वह उग्र प्राणी जैसा था, हवा को गड़गड़ाहट पैदा करता और अत्यंत उग्र। जो भी उसे देखता आश्चर्यचकित हो जाता। वह इतना युवा था, केवल 20 के दशक में, फिर भी इतनी शक्तिशाली आभा रखता। यह वास्तव में दुर्लभ था और वह कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा राजकुमार ड्रैगन रॉय था। वर्तमान वंश के युवराज के रूप में और प्राचीन विधिवादी परिवार के समर्थन से ड्रैगन रॉय ने श्रेष्ठ अभ्यास स्थितियों के तहत कोर निर्माण राज्य के भयानक चतुर्थ स्तर तक पहुंच गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मध्यम आयु के लोग इस स्तर तक न पहुंच सकें। वह इतना युवा होकर इतनी शक्ति रखता है, जो दर्शाता है कि वह कितना प्रतिभाशाली है। धूम और भी आश्चर्यजनक था वह गहरा नीला हेलबर्ड जो वह चला रहा था, भारी और भव्य। इसका धार चमक रहा। जैसे ही वह घुमाता, यह हवा में सीटी बजाता, जैसे देवताओं और राक्षसों की गर्जना रीढ़ में ठंडक पैदा करता। ओम लॉन्ग! अंत में ड्रैगन रॉय ने जोरदार चीख निकाली। उसकी आंखें चकाचौंध करने वाली दिव्य प्रकाश से फूटीं और उसने हेलबर्ड को महान बल से आगे धकेला। नजदीक एक बड़ा तालाब अचानक धमाके के साथ फटा। दर्जनों मीटर लंबा जलस्तंभ आकाश में उछला और झरने की तरह गिरा। पूरे आंगन को भारी वर्षा से मारा गया महसूस कराया। एक प्रहार से इसमें इतनी शक्ति थी कि कोर निर्माण राज्य के चतुर्थ स्तर पर भी कुछ प्रतिद्वंद्वी कम होते। बधाई हो बड़े भाई, आप इस हेलबर्ड को चलाने में और अधिक कुशल होते जा रहे हैं। भविष्य में जब आप इस हेलबर्ड को चलाएंगे तो राज परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी आपकी तुलना न कर सकेगा। तभी एक हंसी गूंजी और पास खड़ा एक पुरुष ने हाथ जोड़े सम्मान के इशारे में और चापलूसी भरी मुस्कान दी। वास्तव में मेरे समकक्षों में मैं दूसरा कोई नहीं हूं।
ड्रैगन रॉय ने हृदय से हंसा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरीं जब उसने हेलबर्ड पकड़ा। यह हेलबर्ड विधिवादी के दिवंगत दादा द्वारा जाला गया था जब उसने साम्राज्यिक दरबार की सीमा पर लोगों को तबाह करने वाले एक दुष्ट ड्रैगन को मारा था। इसके अलावा उपयोग किए गए कीमती सामग्रियां इस हेलबर्ड की शक्ति को बहुत बढ़ाती हैं। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ड्रैगन की गर्जना साथ आती। उसे विधिवादी स्कूल के एल्डर्स से लंबे समय तक अनुरोध करना पड़ा, तब यह उसे प्रदान किया गया। धीरज, इतनी देर रात को तुम यहां क्या लाए? ड्रैगन रॉय ने हेलबर्ड रखा और पूछा। यह पता चला कि यह व्यक्ति धीरज था। उसने दिन में अर्जुन के हाथों इतनी बड़ी हानि उठाई थी और क्रोध से भरा था, इसीलिए वह जल्द से जल्द शिकायत करने आया था। भाई, आपके पास इतनी तीव्र अंतर्दृष्टि है। मेरे पास वास्तव में आपको बताने के लिए महत्वपूर्ण बात है। धीरज ने दांत पीसे और उस दिन पहले शस्त्र कक्ष में हुई घटना का वर्णन किया। ओह, तो सम्राट संग्राम द्वारा छोड़ा गया शक्तिशाली शस्त्र छोटे जीव को मिल गया और उसने तुम्हारी एक उंगली भी तोड़ दी। सत्य जानने के बाद ड्रैगन रॉय की आंखों में तेज चमक चमकी। आज पिछाड़ी पहाड़ी का प्रबंधक ने किसी को भेजा था कि अर्जुन अभ्यास शुरू कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से केवल आधे दिन बाद धीरज यह समाचार लाया। हां, छोटा जीव वर्षों से कब्रें साफ करता रहा है, लेकिन वह हमेशा कम प्रोफाइल रखता रहा। वह बेकार व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। उसकी शक्ति विचित्र है और उसने हम सभी को मूर्ख बनाया। धीरज ने मुट्ठी भींची और गरजा, बड़े भाई, आपको मेरी बदला लेना होगा। भले ही उसके पास कुछ शक्ति हो, वह ज्यादा नहीं बनेगा। वह आज नाम रहित भारी तलवार लेने गया, निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद होने वाली साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में मेरे विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए। तब मैं उसे 10 गुना चुकाऊंगा। रॉय ने ठिठोली भरी हंसी हंसी। उसका स्वर कुछ तिरस्कारपूर्ण। उसकी शक्ति और विधियों से एक साधारण कब्र साफ करने वाले की कल्पना से परे था, इसलिए अर्जुन के कार्य उसके लिए हास्यास्पद लगते थे। सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन की अभ्यास करने की क्षमता उसके लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। आखिरकार न तो उसकी मां का मामला और न ही अर्जुन के ऊर्जा केंद्र को नष्ट करने की उसकी साजिश प्रकाश में आनी चाहिए। यदि सत्य सामने आता तो उसके पिता क्रोधित हो जाते और परिणाम अकल्पनीय होते। धीरज ने भी दुष्ट मुस्कान दी। वह जानता था कि जब तक उसके बड़े भाई ध्यान देते, अर्जुन निश्चित रूप से कोई मुसीबत न पैदा कर सकेगा। ठीक है, अब जाओ। कला प्रतियोगिता नजदीक आ रही है और मुझे द्वितीय राजकुमारी, तृतीय राजकुमार और अन्य के लिए कठोर अभ्यास की आवश्यकता है। ड्रैगन रॉय ने हाथ हिलाया। राज परिवार के बच्चों में स्वाभाविक रूप से कुछ असाधारण प्रतिभाशाली हैं। द्वितीय राजकुमारी और तृतीय राजकुमार उससे कम कमजोर नहीं हैं। भले ही उसके पास ड्रैगन हेलबर्ड हो, फिर भी उसे सावधान रहना होगा, वरना पलट सकता है। हां, धीरज ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक चला गया। इस बीच पिछाड़ी पहाड़ी के समाधि स्थल में अर्जुन भी तलवार अभ्यास कर रहा था। समाधि स्थल से थोड़ी दूर एक उदास पहाड़ी पर एक सरल घास का झोपड़ी है, जो उसका निवास है। शस्त्र कक्ष से लौटने के बाद वह अपने निवास पर गया, उत्सुकता से महान तलवार से परिचित होने के लिए। इस क्षण वह एक द्वार पैनल जितनी बड़ी और उसके शरीर से ऊंची चौड़ी तलवार चला रहा था। काफी उग्र दृश्य बना रहा। झन, अचानक अर्जुन लड़खड़ाया और उसके हाथ में भारी तलवार संतुलन खो बैठी और धड़ाके के साथ जमीन पर गिरी। दर्जनों किलोग्राम वजनी एक बड़े पत्थर को चूर कर दिया। पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ते। यह विचित्र तलवार बहुत भारी है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, चेहरे से पसीना पोंछा, नाम रहित भारी तलवार को देखा और सहसा कड़वी मुस्कान दी। यह प्रशिक्षण उसे पूरी तरह थका चुका था और तलवार बहुत भारी थी लंबे समय तक चलाने के लिए। एक प्रमुख युद्ध में सैकड़ों या हजारों चालें शामिल हो सकती हैं, जो उसके लिए बस पर्याप्त न थीं। अर्जुन सहसा पछतावा महसूस करने लगा। साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता केवल दिनों दूर थी और यदि वह नाम रहित भारी तलवार न चला सका तो प्रथम राजकुमार के विरुद्ध उसके पास कोई अवसर न होगा। क्या उसे शस्त्र बदलना चाहिए? छोटा ज्यों! तभी आंगन के बाहर से अचानक एक मध्यम आयु पुरुष की आवाज आई। फिर एक मध्यम आयु का पुरुष पायथन वस्त्र में आया।
वह भव्य चाल से चला, चेहरा गरिमापूर्ण और लंबे समय से उच्च पद पर रहने वाले की आभा। उसकी आभा बहुत भव्य थी। राजकुमार दक्ष चाचा। अर्जुन की स्पष्ट आंखें आश्चर्य से चमक उठी इस व्यक्ति को देखकर, और वह अभिवादन के लिए गया। दूसरा पक्ष वंश का राजकुमार था, जो लाखों मील क्षेत्र पर शासन करता और करोड़ों सैनिकों का कमांड करता। वह पूरे वंश में एक बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था। जब उसकी मां साम्राज्ञी थी तो वह सद्गुणी और दयालु थी, और उसका चाचा राजकुमार दक्ष ने उन्हें बहुत समर्थन दिया था। यदि वर्षों से राजकुमार दक्ष की रक्षा न होती तो उसकी नियति कहीं अधिक बुरी होती। छोटा जीऊ, मैंने सुना कि तुम अभ्यास कर सकते हो। राजकुमार दक्ष लगभग 40 या 50 वर्ष के थे, अपनी प्राइम में, सतत रक्त और ऊर्जा से भरे, और पूरा शरीर एक बड़े भट्टी जैसा। यह एक मध्यम आयु का पुरुष था, जो ड्रैगन जितना उग्र और टाइगर जितना शक्तिशाली। उसने एक बार वंश का क्षेत्र विस्तार किया, सभी दिशाओं में युद्ध किया और सीमा पर जानवरों को भयभीत किया। वह कई राजाओं और कुलीनों में प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह आंगन में प्रवेश किया, उसकी टाइगर जैसी आंखें चमक रहीं जैसे दो छोटे सूर्य। स्पष्ट रूप से उसने पहले ही उस दिन शस्त्र कक्ष में इसके बारे में सुना था। हाँ, राजकुमार दक्ष चाचा। अर्जुन ने सिर खरोंचा, चमकदार मुस्कान दी, एक पंक्ति साफ दांत दिखाए और कहा। उसने अराजक सृष्टि विधि पर विस्तार से नहीं कहा, जानते हुए कि यह प्रथम सम्राट से संबंधित है और यदि बाहर आता तो मुसीबत पैदा करता। उसने केवल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उसने अस्पष्ट रूप से कुशल ऊर्जा महसूस की और अभ्यास शुरू कर सका। बहुत अच्छा। यदि तुम्हारी मां जानती तो वे परलोक में शांति से विश्राम करती। राजकुमार दक्ष ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अर्जुन के सिर पर थपकी दी और सांस ली। अर्जुन की मां दयालु हृदय वाली थी और वंश के लिए उसकी इस तरह फंसाई जाना बड़ी हानि थी। छोटा नौ, अब जब तुम अभ्यास कर सकते हो तो तुम्हें कुछ दिनों बाद होने वाली साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना होगा। सम्राट ने आदेश दिया है कि विजेता को एक अनुरोध पूर्ण किया जाएगा। उस समय तुम्हें सम्राट से तुम्हारी मां के मामले की पुनः जांच का अनुरोध करना चाहिए। सम्राट की तीव्र अंतर्दृष्टि और असाधारण क्षमताओं के साथ, मेरे द्वारा वर्षों से संग्रहित साक्ष्यों के साथ, तुम्हारी मां का नाम साफ करना आसान होगा। राजकुमार दक्ष ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन की मां ने उसके प्रति दया दिखाई थी और वह हमेशा उसके मामले को उलटने के बारे में सोचता रहता। अन्याय का निवारण, यह सुनते ही अर्जुन के पूरे शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। पिछाड़ी पहाड़ियों में कब्रें साफ करने के सभी वर्षों में यह वह चीज थी जिसके बारे में वह हमेशा कल्पना करता रहता। उस समय न केवल वे अपनी पूर्व प्रतिष्ठा वापस ले सकेंगे, बल्कि पूर्वी साम्राज्य के वंश को वाजिब मूल्य चुकाना होगा। केवल सोचने से ही बहुत संतोषजनक लगता। राजकुमार दक्ष चाचा, मैं सर्वोत्तम प्रयास करूंगा, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि किनारे पर पड़ी नाम रहित भारी तलवार को देखते हुए वह सहसा उदास हो गया और धीरे से सांस ली। क्या गलत है? राजकुमार दक्ष ने पूछा। अर्जुन के पास कोई चारा न था बल्कि नाम रहित भारी तलवार के छिपे खतरे प्रकट करने का। वह तलवार को नियंत्रित न कर सका, जिससे प्रतियोगिता में ड्रैगन रॉय को हराकर प्रथम स्थान जीतना और अधिक कठिन हो गया। राजकुमार दक्ष ने भौहें सिकोड़ी, फिर धीरे से नाम रहित भारी तलवार को सहलाया और सांस ली। यह तलवार वास्तव में थोड़ी विचित्र है। हालांकि यह प्रमुख तलवारकार सम्राट संग्राम द्वारा जाली गई थी, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक इसमें अपना हृदय और आत्मा डाली। उनकी उत्कृष्ट तलवार बनाने की कौशल से यह निश्चित रूप से असाधारण होगी। यदि तुम इसके रहस्य खोजोगे तो तुम्हें जीवन भर लाभ होगा। उसके अनुसार लोक कथा कहती है कि तलवार जाली जाने के दिन आकाश में विचित्र घटनाएं प्रकट हुईं और सम्राट संग्राम अचानक मर गया। वह नहीं जानता कि यह सत्य है या नहीं, लेकिन यह बहुत भारी है, दुश्मनों के विरुद्ध बेकार है, अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह जरूरी नहीं। राजकुमार दक्ष ने एक क्षण चिंतन किया, फिर अचानक उत्तर की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि साम्राज्यिक महल के युद्ध कौशल चट्टान पर एक तलवार पुस्तिका है जिसका नाम तलवार नियंत्रण विधि है। यह वंश के एक तलवार प्रतिभा द्वारा छोड़ी गई थी। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है
और दिव्य कौशल की अवस्था तक पहुंचता है। यदि तुम इसे सीख सको तो शायद इस तलवार को नियंत्रित कर सको। सचमुच? मैं कल जाकर देखूंगा। अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह आनंद से चिल्लाया, हां, लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि वह असाधारण व्यक्ति विचित्र था और केवल भाग्यशाली लोगों को अपनी छोड़ी तलवार विधियां सौंपता था, जबकि तलवार नियंत्रण विधि के लिए वर्षों से कोई भी भाग्यशाली समझने में असमर्थ रहा। इसे सीखना अभी भी काफी कठिन है। राजकुमार दक्ष ने सांस ली। यदि अर्जुन वास्तव में इसे सीख ले तो न केवल वह तलवार को पूर्णतः चला सकेगा, बल्कि उसकी तलवार कौशल भी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचेगी। इस तरह वह साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में और अधिक आत्मविश्वासी होगा। चाहे जो हो, मैं प्रयास करूंगा। अर्जुन ने मुट्ठी भींची और दृढ़ता से कहा, यह एक महान अवसर है और वह इसे जाने न देगा। बहुत अच्छा, शायद आशा की किरण है। राजकुमार दक्ष ने हल्के से मुस्कुराया। अगले, अर्जुन ने अपने चाचा राजकुमार दक्ष से अभ्यास के बारे में एक श्रृंखला प्रश्न पूछे। आधी रात तक ही वह थके शरीर को घसीटकर अपनी घास की झोपड़ी में विश्राम करने गया। अगली सुबह सूर्य प्रकाश कोमल था। घास की झोपड़ी के अंदर अर्जुन आंखें बंद करके पद्मासन में बैठा था। उसके पीछे एक विशाल काला छिद्र अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहां तैरता जैसे विशाल मुख स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता। यदि कोई देखता तो आश्चर्यचकित हो जाता। वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ग्रहण करने की गति समान स्तर के लोगों से इतनी अधिक तेज थी। यह व्हेल के पानी निगलने जैसा था, समान स्तर के लोगों से कई गुना तेज। यह अराजक ऊर्जा केंद्र की शक्ति है। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ग्रहण करने में अतुलनीय लाभ। एक क्षण में अर्जुन ने आंखें खोलीं और दो तीखी चमकें उसकी स्पष्ट आंखों से चमकीं, एक क्षण में गायब। कोर निर्माण राज्य का द्वितीय स्तर। कल राजकुमार दक्ष चाचा द्वारा दी गई औषधि वास्तव में प्रभावी है। अपने शरीर की जांच करने के बाद अर्जुन मुस्कुराया, थोड़ा उत्साहित महसूस किया। कल रात दक्ष अंकल के जाते समय उसने उसे एक पैकेज दिया था जिसमें उसके अभ्यास के लिए कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। उस रात उसने कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को शुद्ध किया। इस प्रकार उसकी शक्ति नए स्तर पर पहुंच गई। निश्चित रूप से यह अराजक ऊर्जा केंद्र है जिसकी ग्रहण और शुद्धिकरण क्षमता अत्यंत मजबूत है, अन्यथा अन्य इसके समान परिणाम प्राप्त न कर पाते। अब युद्ध कौशल चट्टान पर जाने और तलवार नियंत्रण विधि सीखने का समय है। अर्जुन बिस्तर से उतरा, खिड़की से बाहर देखा और दृढ़ता से स्वयं से कहा, कल अपने चाचा राजकुमार दक्ष के साथ बातचीत ने उसे और अधिक एहसास दिलाया कि कुछ दिनों बाद होने वाली साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यदि वह वहां अच्छा स्थान प्राप्त कर सका तो उसके पिता उस पुराने मामले की पुनः जांच खोल सकते थे और उसके और उसकी मां के बीच की शिकायतें साफ हो सकती। वह पिछाड़ी पहाड़ी पर कई वर्षों से कब्रें साफ करता रहा था और वह इस दिन के बारे में हर क्षण सोचता रहता। इस सब का सबसे महत्वपूर्ण है उस कला प्रतियोगिता में ड्रैगन रॉय को हराना। वह केवल तलवार नियंत्रण सीखकर और नाम रहित भारी तलवार चलाकर ही अवसर पा सकेगा। यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विचार से अर्जुन ने जल्दी से स्नान किया, फिर द्वार खोला और रवाना हो गया। समझा, युद्ध कौशल लड़ाई की विधियां हैं। वे द्वंद्वों में विशाल भूमिका निभाती हैं और शस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। युद्ध कौशल चट्टान पर असंख्य भाला विधियां, चाकू विधियां, तलवार विधियां, लाठी विधियां आदि हैं। ये वंश के पूर्वजों द्वारा संचित अमूर्त आधार हैं। जब अर्जुन युवराज था तो वह अब भी युवा था और स्वाभाविक रूप से युद्ध कौशल अभ्यास करने के स्तर तक न पहुंचा था। इसलिए वह कभी युद्ध कौशल चट्टान पर न गया था। अब जब वह जा सकता था और क्षितिज विस्तार कर सकता था तो वह भी अपेक्षा कर रहा था। अर्जुन, अचानक गलियारे के मोड़ पर मुड़ते हुए एक स्त्री की मधुर आवाज गूंजी। एक युवती आई, लगभग 14 या 15 वर्ष की, सुंदर चेहरा, युवा और जीवंत और आकर्षक। अर्जुन, वास्तव में तुम हो? मैंने सोचा कि मैं भ्रम देख रही हूं। लड़की मुस्कुराते हुए आई, अर्जुन की भुजा पकड़ी और स्नेह से कहा, 10वीं बहन,
तुम कहां जा रही हो? युवती को देखते ही अर्जुन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोमल अभिव्यक्ति आई और पूछा। वह राज परिवार की 10वीं राजकुमारी सुप्रिया थी। अर्जुन के कब्र साफ करने वाले सेवक पदावंत होने के बाद उसके कई निकट भाई बहन दूर हो गए और उसे तिरस्कृत करने लगे। केवल यह लड़की न थी। हर बार उसे देखने पर वह वहीं रहती। मैं युद्ध कौशल चट्टान पर जा रही हूं ताकि मुझे उपयुक्त युद्ध कौशल पुस्तिका मिले। तुम्हारे बारे में? सुप्रिया ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। बहुत अच्छा, हम दोनों साथ यात्रा कर सकते हैं। सुप्रिया ने तालियां बजाईं मुस्कुराते हुए और खुशी से कहा। अर्जुन के पदावनत होने के बाद वह अपने भाई के साथ, जो युवावस्था में सुलभ, कोमल और विनम्र था, ज्यादा समय न बिता सकी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। उसके हृदय में गर्माहट बहने लगी। उसकी 10वीं बहन निर्दोष, जीवंत और आकर्षक थी। राज परिवार के साजिशी बच्चों के बीच दुर्लभ। वह उसे बहुत पसंद करता था। दोनों ने लगभग आधे घंटे तक बातें की और हंसी, जब तक वे महल के उत्तर भाग पर पहुंचे। उनके सामने एक मेहराब दिखी। मेहराब से गुजरते ही वे आधिकारिक रूप से युद्ध कौशल चट्टान में प्रवेश कर सकते थे और चट्टान पर उकेरी गई कई युद्ध कौशलों का अवलोकन कर सकते थे। रुको! जैसे ही अर्जुन और सुप्रिया मेहराब से गुजरने वाले थे, पीछे से अचानक एक ठंडी चीख आई। एक बड़ा समूह लोगों आया, ब्रोकेड वस्त्रों वाले पुरुष के नेतृत्व में। वह अहंकारी अभिव्यक्ति और अतुलनीय कुलीनता की आभा के साथ लंबे कदमों से आया। चतुर्थ भाई, क्या बात है? सुप्रिया ने सिर घुमाया और खालीपन से पूछा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चतुर्थ राजकुमार रोनित था। अर्जुन, तुम पिछाड़ी पहाड़ी पर कब्रें साफ क्यों नहीं कर रहे? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि युद्ध कौशल चट्टान का नियम है कि निम्न पद के सेवक प्रवेश नहीं कर सकते? रोनित ने हाथ पीठ पर रखे अर्जुन को ठंडी मुस्कान से देखते हुए कहा। अर्जुन राज परिवार का सदस्य है, कोई सेवक नहीं, सुप्रिया ने प्रतिवाद किया। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ दुष्टता से उस पुरुष को घूर रहा। रोनित के पास उसके विरुद्ध गहरी शिकायत थी। उसके कब्र साफ करने वाले सेवक पदावनत होने के बाद रोनित ने बलपूर्वक उसके महल पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि उसके पिता और मां द्वारा दिए गए कई वस्तुओं को ले लिया। रोनित अत्यंत अहंकारी था। सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा पक्ष हमेशा सबसे बड़े राजकुमार का अनुसरण करता और वर्षों से उसे काफी धमकाता रहा। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि आज फिर उनसे टकराऊं और वे मुझे रोकने का प्रयास करें। राज परिवार का सदस्य, वह अतीत की बात थी। अब वह बस कब्र साफ करने वाला सेवक है और युद्ध कौशल चट्टान में प्रवेश करने का योग्य नहीं है। रोनित ने ठिठोली भरी हंसी हंसी और कहा, 10वीं बहन, यह नियम पिता द्वारा निर्धारित है। यदि तुम उसे अंदर ले जाती हो तो यह पिता की सत्ता को चुनौती देने के समान है। सुप्रिया कुछ बोलने में असमर्थ हो गई। उसके पिता सम्राट, भयानक और शक्तिशाली शासक थे, देश और लोगों पर शासन करते। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें महान श्रद्धा रखती। क्या बात है? तभी एक स्त्री की शांत आवाज आई। गलियारे के दूसरी ओर से एक पीली वस्त्र वाली स्त्री फीनिक्स वस्त्र में चली आई। पूरा शरीर सोने की चमक से घिरा, चमकदार और झिलमिलाती। स्त्री की विशेषताएं उत्कृष्ट, निष्पक्ष त्वचा और नाजुक हड्डियां और गुलाबी कान लोब्स से 2 सोने के लटकन लटकते, जिससे वह गर्वीला फीनिक्स जैसी लगती। वह वंश की द्वितीय राजकुमारी श्राविका थी। उसके नाम के अनुसार वह अतुलनीय कुलीन थी, पुरुषों को लज्जित करने वाली। बहन, तुम सही समय पर आईं। चतुर्थ भाई कुछ भी बड़ा बना रहा है और अर्जुन को युद्ध कौशल चट्टान में प्रवेश नहीं करने दे रहा। सुप्रिया की सुंदर आंखें चमक उठीं जब वह मुस्कुराते हुए अभिवादन करने गई। यह उसकी बड़ी बहन है। वह विश्वास करती कि अपनी दूसरी बहन के साथ रोनित अहंकार न कर सकेगा। श्राविका, निष्पक्ष चेहरे और सुंदर विशेषताओं वाली, शांतिपूर्वक कहा, सुप्रिया, युद्ध कौशल चट्टान वास्तव में ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई भी प्रवेश कर सके। हस्तक्षेप न करो। बहन, सुप्रिया का अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। बात बंद करो और पीछे हट जाओ। श्राविका ने भौहें थोड़ा सिकोड़ी। सुप्रिया ने मुंह खोला, लेकिन खंडन करने की हिम्मत न हुई। वह केवल अनिच्छा से ओह कहा, सिर झुकाया
और श्राविका के पास खड़ी हो गई। अर्जुन, देखो, यह मेरी ओर से लक्ष्य नहीं है। यहां तक कि दूसरी बहन भी तुम्हें अंदर नहीं जाने देगी। यह सबकी इच्छा है। रोनित ने यह देखकर सहसा हृदय से हंसा और कहा, हालांकि यह सोचते हुए कि हम भाई हैं, मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूं। क्या अवसर? अर्जुन ने भौहें उठाईं। वह श्राविका के दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित न हुआ। द्वितीय राजकुमारी ने उसके साथ कभी ज्यादा संपर्क न किया था, इसलिए उसके लिए बोलना न समझना उचित था। वह उत्सुक था कि रोनित ने क्यों सहमति दी, क्योंकि वह इतनी आसानी से बोलने वाला व्यक्ति न था। मैंने सुना कि तुमने कल शस्त्र कक्ष में धीरज को हराया। मैं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूं। यदि तुम मेरी एक चाल सह सको बिना गिरे, तो मैं तुम्हें इस युद्ध कौशल चट्टान में प्रवेश करने दूंगा। रोनित ने कलाई मोड़ी और धीरे से मुस्कुराया। वह सबसे बड़े राजकुमार का अनुसरण करता है और धीरज के साथ साझा करता है। कल धीरज की उंगली अर्जुन द्वारा टूटी थी और वह भी क्रोधित था और उसके लिए न्याय चाहता था और अर्जुन को सबक सिखाना चाहता था। उसकी शक्ति पहले से ही कोर निर्माण राज्य के तृतीय स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो राजकुमारों में बहुत उच्च स्थान रखती थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन को गंभीरता से न लेता। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। यह हरामी वास्तव में मुसीबत पैदा करना पसंद करता है। रोनित को अर्जुन के लिए जानबूझकर कठिनाई पैदा करते देख सुप्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन श्राविका की तीखी नजर से रोकी गई। वह केवल नाखुशी से होंठ फुला सकी और चुप रही। खैर अर्जुन, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? यदि नहीं तो वापस जाओ और आज्ञाकारी रूप से कब्रें साफ करो। रोनित ने अर्जुन को देखा और चिढ़ाते हुए कहा। उसने अर्जुन को महल से बाहर निकाला और बड़ी मात्रा में प्राचीन वस्तुएं, जेड और अन्य कीमती वस्तुओं पर कब्जा कर लिया। यदि अर्जुन की प्रतिभा लौटती है तो वह निश्चित रूप से उसके विरुद्ध शिकायत रखेगा, इसलिए उसे आज परीक्षण करना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी एक चाल ले लूंगा। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। पुरानी शिकायतों को अलग रखते हुए वह युद्ध कौशल चट्टान में जाने और तलवार नियंत्रण विधि सीखने का दृढ़ था, क्योंकि यह उसके और उसकी मां के नाम साफ करने के लिए महत्वपूर्ण था। तुम्हारे पास हिम्मत है? ले लो। रोनित ने शब्द बर्बाद न किए। उसका मुक्का अर्जुन के सीने पर प्रहार किया, जैसे विशैला ड्रैगन अपने घोंसले से निकलता। तुरंत एक मिट्टी के पीले प्रकाश की परत उसके मुक्के को ढकी, भारी पृथ्वी जैसी आभा लेते हुए प्रहार को शक्तिशाली और भव्य बनाते। यह वह दक्ष था जो उसने अभ्यास किया था, जो उसे पृथ्वी से लगातार शक्ति खींचने की अनुमति देता था ताकि स्वयं को मजबूत करे। इस क्षण रोनित का पूरा शरीर चमकदार मिट्टी के पीले प्रकाश की परत से फूटा, उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता। कई राज परिवार के सदस्य गुजर रहे थे और इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रोनित ने कई वर्षों से अभ्यास किया है और असाधारण प्रतिभा रखता है, जबकि अर्जुन मात्र कब्र साफ करने वाला है। दोनों बस एक ही स्तर पर नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से धमकाना है। श्राविका ने भी सिर हिलाया। हालांकि रोनित अहंकारी था, लेकिन उनकी स्थितियां बहुत भिन्न थीं और अर्जुन को धैर्य रखना पड़ता। इतना बलपूर्वक होना बस मुसीबत मांगना था। धड़ाक! तभी अर्जुन शांत अभिव्यक्ति के साथ ने भी मुक्का मारा। उसका मुक्का नीली प्रकाश की परत से ढका, रहस्यमय और धुंधला। यह अराजक सृष्टि विधि द्वारा उत्सर्जित विशेष दिव्य प्रकाश है, जिसकी शक्ति समान स्तर के अन्यों से कहीं अधिक है। इसके अलावा अर्जुन अब कोर निर्माण राज्य के द्वितीय स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए भले ही रोनित की शक्ति उससे एक स्तर ऊंची हो, वह अभी भी उसके साथ मुकाबला कर सकता है। धड़ाक! रोनित का अभिव्यक्ति अचानक जम गया। फिर उसकी आंखें उभरी और चेहरा चमकीला लाल हो गया, जैसे गर्दन दबाई गई बत्तख। एक विशाल बल अर्जुन के मुक्के से आया, उसे पीछे धकेल दिया। उसकी पीठ मेहराब से जोर से टकराई, अंततः धड़ाके के साथ रुक गई। मजबूत दीवार का प्लास्टर का बड़ा भाग गिर गया। यह दर्शाता है कि उसके अंदर निहित शक्ति कितनी मजबूत है। एक क्षण के लिए चारों ओर शांति छा गई। सभी मुंह फाड़े, बोलने में असमर्थ। श्राविका का अभिव्यक्ति भी जम गया, कुछ कठोर हो गया। स्पष्ट रूप से उसने इस परिणाम की अपेक्षा न की थी। कल
अर्जुन की धीरज को हराने की क्षमता ने कई लोगों को आश्चर्य दिया था, लेकिन अब उसने रोनित को, जिसका अभ्यास स्तर और ऊंचा है, पीछे धकेल दिया। लगता है कि यह अर्जुन अफवाहों से भी अधिक मजबूत है। वह वास्तव में समझ न सकी कि अर्जुन ने उस पिछड़े दूरस्थ पहाड़ी समाधि स्थल में, विशेष रूप से उसके ऊर्जा केंद्र टूटे होने पर, इस स्तर तक अभ्यास कैसे किया। यहां तक कि अधिकांश सावधानी पूर्वक पोषित राज परिवार के बच्चे अपनी हीनता पर लज्जित हो जाते। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? अर्जुन ने रोनित को हल्की मुस्कान के साथ कहा। रोनित का चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया, जैसे मृत बच्चा खा लिया हो, और वह उग्रता से सिकुड़ने लगा। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन इतनी लोगों की नजरों में वह अपने वचन से मुकर न सका। अर्जुन, तुम्हें वास्तव में इन वर्षों में अविश्वसनीय धैर्य रखा है। मैं निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद होने वाली साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में तुमसे कुछ संकेत लूंगा। आशा है कि तुम तब तक टिक सको। रोनित ने गहरी सांस ली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। स्पष्ट रूप से आज की घटना ने उसे याद करा दिया है, वह साम्राज्यिक कला प्रतियोगिता में रुकेगा नहीं। स्वागत है, अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा और सीधे गया। बहन, मैंने कहा था ना, अर्जुन हमेशा नीचे न रहेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना। सुप्रिया ने तालियां बजाईं आनंद से और श्राविका को मुस्कुराते हुए कहा। श्राविका ने लाचारता से सिर हिलाया और खंडन न किया। आज अपनी आंखों से देखने के बाद उसने वास्तव में अर्जुन के बारे में अपनी राय बदल दी थी। प्रत्येक में कष्ट और अपमान सहते हुए, गुप्त रूप से स्वयं को अभ्यास करते हुए, यहां तक कि उसे भी स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन की दृढ़ता और चरित्र असाधारण थे। यह एक विशाल पर्वतीय जंगल है, ऊंची चट्टानों और ऊंची चोटियों के साथ, परत दर परत पहाड़, हरितिमा से भरा और घूमते बादल और कोहरा। अधिकांश चट्टानें नंगी हैं, किसी वनस्पति के बिना स्वर्ग तक पहुंचने वाली ऊंची शिलाओं जैसी खड़ी। यह युद्ध कौशल चट्टान है। लगभग हर चट्टान के किनारे पर बड़ी संख्या में पाठ और चित्र उकेरे गए हैं, शक्तिशाली युद्ध कौशलों को रिकॉर्ड करते, जैसे तलवार कौशल, चाकू कौशल, भाला कौशल और तीरंदाजी कौशल एक भव्य दृश्य बनाते। अर्जुन मेहराब से गुजरा और यहां पहुंचा। वह तुरंत दृश्य से आकर्षित हो गया। यह प्राकृतिक कला के खजाने में प्रवेश करने जैसा था, जिससे वह लालायित हो गया। उछालती लहरें, भाला विधि ऊंची लहरें पैदा करती हैं, उथल पुथल नदियां और रक्त और गंदगी का तूफान। ज्वाला चाकू विधि के 8 स्तर हैं। आकाश ज्वालाओं से भर जाता है और पृथ्वी को जला सकता है। सभी वृक्ष सूखे और शून्य छोड़ते। झोंका तलवार विधि बिजली जितनी तेज और बिजली जितनी शक्तिशाली है। जब सभी 33 तलवार विधियां एक में मिलती हैं तो वे एक विशालकाय टॉर्नेडो बना सकती हैं जो सब कुछ फाड़ देता। प्रत्येक युद्ध कौशल पुस्तिका वंश के किसी पूर्वज के गौरवपूर्ण वर्षों को रिकॉर्ड करती प्रतीत होती, उग्र और शक्तिशाली। यहां हजारों चट्टानें हैं और इतनी सारी एक साथ खड़ी होने का दृश्य वास्तव में सांस रोकने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वंश इस भूमि पर खड़ा है। इसकी समृद्ध विरासत बनी रहती, अर्जुन ने विस्मय से कहा। लगभग 4 या 5 मील आगे चलने के बाद झांझी चट्टान के ठीक केंद्र में एक और ऊंची और बड़ी चट्टान थी, हजारों फुट ऊंची, सीधी ऊपर नीचे बादलों में, जैसे स्वर्ग तक पहुंचने वाली तलवार। चट्टान के चेहरे पर 3 शब्द उकेरे गए हैं, तलवार नियंत्रण विधि। विचित्र रूप से चट्टान पर केवल 3 तलवार के निशान थे, एक कट, एक ऊर्ध्व रेखा और एक नीचे की स्ट्रोक। बाकी खाली था, कुछ भी नहीं। अर्जुन तुरंत स्तब्ध हो गया। कोई पाठ टिप्पणी या यहां तक कि एकल अभ्यास आरेख भी नहीं। इससे कैसे अभ्यास किया जा सकता है? अर्जुन, तुम तलवार नियंत्रण विधि के लिए यहां नहीं आए ना? अपना समय बर्बाद ना करो। कई लोगों ने प्रयास किया है और यह पूरी तरह बेकार है, सुप्रिया ने आकर कहा। वंश में कई तलवार चलाने वाले प्रतिभाओं ने इसे समझने का प्रयास किया है, लेकिन अपवाद के बिना कोई भी सुराग न देख सका। कुछ ने रक्त की उल्टी की और कुशल ऊर्जा विचलन में चले गए। कोई भी अब इसका ध्यान न देता। रोनित ने भी ठंडी मुस्कान दी। तलवार नियंत्रण विधियों पर समय बर्बाद करना भाग्यहीन कार्य था। श्राविका ने भी भौहें थोड़ा सिकोड़ी। कुछ तलवार निशानों पर आधारित चाल असंभव लगती। यह चट्टान का चेहरा लगभग अजेय है,
इसलिए अर्जुन के लिए तलवार नियंत्रण विधि सीखना अवास्तविक है। अर्जुन ने उनके शब्दों को नजरअंदाज किया। उसकी नजर चट्टानी चट्टान पर टिकी, सावधानी से अवलोकन करते हुए। वे 3 तलवार निशान दर्पण में प्रतिबिंब या आकाश के किले जैसे थे। वे ठीक सामने थे, फिर भी दूरी और रहस्य की भावना देते। यह स्पष्ट रूप से भाग्य का अर्थ है। यदि कोई इसके सत्य अर्थ को देख सके तो वह भाग्यशाली व्यक्ति है। भौहें सिकोड़कर और चिंतन करने के बाद अर्जुन ने अचानक अराजक सृष्टि विधि सक्रिय की। उसकी आंखें धुंधली नीली प्रकाश की परत से ढकियों, चमकदार चमकतीं और अविश्वसनीय रूप से भयानक लगतीं। यह सत्य की आंख है। अराजक सृष्टि पुस्तिका में रिकॉर्ड एक गुप्त विधि जो एक बार उपयोग करने पर दुनिया के कई आवश्यक पहलुओं को देखने की अनुमति देती। यह ज्ञात होना चाहिए कि अराजक सृष्टि विधि प्रथम सम्राट द्वारा प्राचीन काल में प्रभुत्व जमाने के लिए उपयोग की गई दिव्य विधि थी, जिससे कई देवता और राक्षस भयभीत हो जाते। इसके आश्चर्य साधारण लोगों की कल्पना से परे हैं। अंतर्दृष्टि की आंख अर्जुन द्वारा कोर निर्माण राज्य के द्वितीय स्तर पर पहुंचने के बाद समझी गई एक अद्वितीय विधि है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी सत्य की आंख जारी की, उसके सामने की दुनिया तुरंत पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। जैसे वह कुछ व्यवस्था के नियमों को देख सकता था, और यहां तक कि अंधेरे में प्रदर्शित कुछ महान पथ के पैटर्न। चट्टानी चट्टान पर मूल रूप से केवल कुछ चालों वाले 3 सरल तलवार कौशल अब थोड़े कांप रहे थे, जैसे जीवित हो उठे। धुंध की लकीरें हवा में भरी एक सुंदर दृश्य बनाती। उस दृश्य में एक सफेद बालों वाला आकृति तलवार अभ्यास कर रही थी। बिजली जितनी तेज, अत्यंत रहस्यमय, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का गहन सिद्धांत स्पष्ट कर रही, और एक ताओवादी मंत्र ध्वनि गूंजी। अर्जुन ने सांस ली, तुरंत एहसास किया कि यह निश्चित रूप से तलवार नियंत्रण विधि होनी चाहिए। वृद्ध ने एक अदृश्य तलवार पकड़ी, सहज महारत और सर्वव्यापी शक्ति की आभा रखते। यह मात्र तलवार कौशलों और चालों से परे जाता है। यह तलवार न होने से बेहतर तलवार की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गया है। एक वास्तव में दिव्य कौशल। क्या हो रहा है? रोनित भी आश्चर्यचकित हो गया। उसके पास सत्य की आंख न थी और वह अर्जुन की छवि न देख सका, लेकिन उसने नोटिस किया कि चट्टान गड़गड़ा रही और हिल रही थी, अर्जुन के साथ विशेष संबंध बना रही। इसके अलावा चट्टान से दिव्य चमक उतरी, अर्जुन को घेर ली। क्या वह वास्तव में तलवार नियंत्रण विधि का साक्षी हुआ? श्राविका की सुंदर आंखें भी आश्चर्य से चमकीं, कुछ स्तब्ध। यह असाधारण है। किसी और ने कभी चट्टान को इस तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। सुप्रिया ने भी सांस रोकी, बहुत घबराई दिखती। क्या हुआ? ऐसी हलचल ने स्वाभाविक रूप से पूरे युद्ध चट्टान क्षेत्र के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो इकट्ठे हो गए। यह चट्टानी चट्टान कई वर्षों से यहां खड़ी है, बिना कभी आवाज किए। अब चट्टान से एक किरण प्रकाश उतरी, अर्जुन को घेर ली, जिसने कई लोगों को आश्चर्य दिया। अगले, यहां तक कि युद्ध चट्टान की रक्षा करने वाले कुछ वृद्ध भी देखने आए, और वे सभी बोलने में असमर्थ और स्तब्ध हो गए। यह आश्चर्यजनक है। यदि तलवार नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है तो यह निश्चित रूप से वंश में काफी हलचल मचा देगी।